Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोज़मन वे डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 लैटिस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसमें हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे थे। आज हमने जो हार्मोन पढ़ना है डेट इज़ पैराथार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। उसके बारे में हम डिटेल स्टडी आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लैंड डेट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड वो डिटेल स्टडी मैंने करवा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड से। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम बात करें ना कि बाय स्ट्रक्चर ये किस तरह का होता है, तो फॉर एग्जांपल दैट इज़ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो है थायराइड ग्लैंड है। अगर ये थायराइड ग्लैंड है तो इस तरह 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अपर एंड बिलो रीजन पे। इनको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह अगर ये वाला थायराइड ग्लैंड है और इस तरह 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो हम कहेंगे कि 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, इसकी थिकनेस की बात करते हैं, इसकी विड्थ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि 6 इंटू 3 इंटू 2 मिलीमीटर। मतलब कि इसमें जो 6 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, 3 मिलीमीटर इसकी विड्थ है एंड 2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। देन स्टूडेंट, इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है। अगर आप इसका कलर माइक्रोस्कोप में देखना चाहो तो आपको डार्क ब्राउन कलर जो है वो इसका नज़र आएगा। देन स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं चीफ सेल्स प्लस ऑक्सीफिल सेल्स। अब जो हमारा हार्मोन है पैराथार्मोन वो रिलीज़ होता है चीफ सेल से। ये चीफ सेल्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है पैराथार्मोन। अब हमने इस हार्मोन को ही स्टडी करना है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड में। तो हम स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो हमने हार्मोन है पैराथार्मोन, इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो इसका अगर हम फंक्शन की बात करें ना तो 2 मेन बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेनटेन करता है, दूसरे नंबर पे ये ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी मेंटेन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे मेंटेन करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इसको ये मेंटेन करता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह करता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बोन्स के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे बोन्स के अंदर सेल्स होते हैं जिससे बोन्स बनती है। फॉर एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, इस तरह के सेल्स होते हैं हमारे बोन्स के अंदर। वो हम स्केलेटल मसल में जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल मसल, उसमें मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से जो हमारे सेल्स से बोन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। फ़िलहाल आप इतना बता दूं आपको मैं कि जो हमारे बोन्स हैं इनके ऊपर ये कैसे एक्ट करेगा कि ये बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा और वो बोन से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर आएगा। इस तरह ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर देता है और बोन्स जो है उनमें कम हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स बोन में भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रहे तो तब भी नुकसान है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए तो तब भी नुकसान है। तो इसका काम ये होता है कि इसने ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। देन स्टूडेंट्स, किडनी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। तो हमारी किडनी में हमें पता है रीअब्जॉर्प्शन होती है। हमने किडनी जब टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में किस तरह रीअब्जॉर्प्शन होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स में किस तरह होती है। तो हमें पता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, PCT जिसे हम कहते हैं
कि पीसीटी जो है इसमें हमारा कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा डीसीटी जो है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, हाइड्रोजन आयंस की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा कि कैल्शियम की यहाँ किडनी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवा देगा। मतलब जो हमारा ये वाला हार्मोन है इसने किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट करना है कि इसने किडनी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाना है, उसे इंक्रीज़ करवा देना है। उसकी वजह से क्या बनेगा, विटामिन D3 एक विटामिन बनता है, विटामिन डी जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन की, जिसे हम कहते हैं 125। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है विटामिन डी। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जो हमारा पास जो विटामिन डी जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, उसको एक्टिव करवाना पड़ता है। वो एक्टिव किस तरह होता है कि या तो सनलाइट से एक्टिव होता है या फिर जो पैराथर्मोन है ना ये बॉडी के अंदर उसको एक्टिव करवाता है। फॉर एग्जांपल वो जो जिस फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। इस तरह ये इससे कन्वर्ट कर पैराथर्मोन इसको 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल से कन्वर्ट करवा के 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में ये कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स ये वाला काम जो होता है ये विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में करना, ये पैराथर हार्मोन का काम होता है कि ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म करवा देता है। ठीक है, अब विटामिन डी हमारे लिए कहाँ कहाँ ज़रूरी है इसका सब अच्छी तरह पता है। ये आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके डेली वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको या हम सनलाइट से ही हासिल कर सकते हैं, मतलब ये इसके एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में ये सनलाइट की वजह से प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से पैराथर्मोन की वजह से ये एक्टिव फॉर्म जो है विटामिन डी उसमें कन्वर्ट होता है। तो अब जो कैल्शियम है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करना, उसको रीअब्जॉर्प्शन करवाना, कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाना रीअब्जॉर्प्शन का किडनी में, उसके अलावा उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करवाना, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी को कन्वर्ट करवाना। तो ये वाला काम जो है ये पैराथर्मोन का होता है। देन स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो डैट इज़ जीआईटी। जीआईटी में क्या करेगा कि ये जीआईटी में भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा। जिस तरह अगर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जीआईटी में इंक्रीज़ हो जाएगी तो कैल्शियम जो है वो लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेम इज़ द केस कि अगर किडनी के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा देता है तो यूरिन में कैल्शियम के जो लॉस होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि यूरिन में एक्सक्रीशन जो है कैल्शियम की वो कम हो जाती है। देन स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसके में है कि हमने कैसे कि अब इसका फॉस्फेट के ऊपर कैसे एक्ट होता है कि ये ब्लड फॉस्फेट लेवल को कैसे मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी मेंटेन करता है, जिस तरह ये कैल्शियम को मेंटेन करता है इसी तरह ये फॉस्फेट को भी ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं बोन्स के ऊपर, तो ये क्या करेगा कि बोन्स में ब्लड की फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन जो है ना उसको इंक्रीज़ करवा देगा। जब फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है बोन्स के अंदर, इसका काम ये है कि इसने जिस तरह कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन करवानी थी, उसने तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बोन्स से ब्लड में करवानी थी, तो इसने क्या करना होता है कि इसने बोन्स की रीअब्जॉर्प्शन बोन्स के अंदर ही फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज़ करवाना होता है। दैन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं किडनी के ऊपर, तो किडनी में क्या करेगा कि किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कम करवाता है। कैल्शियम जो है वो किडनी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हमने इंक्रीज़ करवाई थी। फॉस्फेट का ये है कि किडनी में फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम कर देता है। फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम करता है तो यूरिन में फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा कम कर देगा तो यूरिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एक्सक्रीशन हो जाएगी फॉस्फेट की। फॉस्फेट एक खास रेंज तक मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसका काम ये होता है कि इसने फॉस्फेट को मेंटेन करना होता है। दैन किडनी के बाद अगर हम बात करते हैं जीआईटी में, तो जीआईटी में भी ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो फॉस्फेट की उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका काम है कि इसने क्या करना है, एक तो हमारा कैल्शियम लेवल और एक फॉस्फेट लेवल, इन दो लेवल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर हम बात करें पैराथर्मोन की, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो तब पैराथर्मोन रिलीज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक या चीज़ याद रखिएगा कि पीटीएच जो है ना वो कैल्शियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्लड में। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो पैराथर्मोन रिलीज़ होना बंद कर देता है। अगर इन केस कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो गया तो पैराथर्मोन ज़रूरत से ज़्यादा या एक ख़ास रेंज तक रिलीज़ होगा और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर हम इसकी रेगुलेशन की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस पैराथर्मोन को इसको रिलीज़ करवाते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, तो कौन से फैक्टर हैं? एक तो ब्लड कैल्शियम लेवल, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह ये रेगुलेट करवाता है। देन सेकंड वन इज़ कि अगर पीटीएच यानी कि पैराथर्मोन कम, वही चीज़ कम होती है तो कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है आप बॉडी के अंदर। देन स्टूडेंट्स, जो इसका काम ये है कि विटामिन डी इसको भी इंक्रीज़ करवाता है, यानी कि कैल्शियम से विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में जो विटामिन डी की आती है वो हमारा पैराथर्मोन हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्टिव फॉर्म बॉडी की आ रही है विटामिन डी की तो वो पैराथर्मोन की वजह से होती है। इस अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सनलाइट होती है। सनलाइट एक फैक्टर होता है कि जो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देन स्टूडेंट्स, ये है हमारा इसका फंक्शंस। देन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें डिसऑर्डर लिखा हुआ है टेटनी। टेटनी में क्या होता है कि हमारा पीटीएच लेवल यानी कि हमारा पैराथर्मोन लेवल, जिसे हम पीटीएच लेवल पीटीएच भी कहते हैं, ये कम हो जाता है। जब ये कम होगा तो इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन जो है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो एक ख़ास रेट से भी कम हो जाता है और आपके जो मसल्स हैं, आपके जो बोन्स हैं वो हाइपर एक्टिव, मतलब एक्स्ट्रा स्टिमुलस उन्हें मिलने लग पड़ता है। वो उनके अंदर हम कहते हैं कि हाइपर एक्टिविटी आ गया, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी, जिसको हम नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी। ये तब होती है जब आपके ब्लड के अंदर पीटीएच का लेवल कम हो गया है, कैल्शियम का लेवल भी आपके ब्लड में कम होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं और मसल्स जो हैं वो एक, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी के हाइपर एक्टिविटी स्टिमुलस उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलस देने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से स्पैज़्म ये प्रोड्यूस होते हैं, कन्वर्जन्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि झटके लगते हैं, ट्विचेस होते हैं। जी बाज़ औक़ात ये ज़्यादातर जो फील होते हैं वो एंकल, रिस्ट, इन जॉइंट्स पे होते हैं। इसके अलावा ये आपके बोन्स में भी आपको फील हो सकते हैं और जिसकी वजह से पेनफुल स्पैज़्म मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि बहुत शिद्दत के होते हैं। और इसके ज़्यादातर जो चांसेस सिम्टम्स ये हैं कि हैंड्स में और जो हमारे पाँव हैं, फीट, उनमें ज़्यादा ये फील होते हैं। मतलब ये सबसे स्टार्टिंग जो टेटनी का होता है ना अटैक, वो इधर होता है कि हैंड्स और फीट, रिस्ट और एंकल जॉइंट्स, इधर से ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट्स, कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में जो है वो नॉर्मल जो होता है वो 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में गिर के फॉर एग्जांपल 6 आ गया, 5 आ गया, 4 हो गया या 6 से कम हो गया तो तब ये टेटनी प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर आपको टेटनी की इंडिकेशन करवानी है कि आपको वाकई टेटनी है भी या नहीं है तो आप जो है वो कैल्शियम टेस्ट यानी अपना कैल्शियम का लेवल अपना चेक करवाएं। अगर तो कैल्शियम लेवल 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो इट्स ओके, अगर थोड़ा सा कम है दैन इट्स ओके टू, तो तब तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर तो इससे कम हो गया तो इसका मतलब आपको टेटनी की ही प्रॉब्लम हो रही है। देन यू हैव टू मेंटेन योर पीटीएच हार्मोन दैट इज़ पैराथर्मोन, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा है लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं है, और ब्लड के अंदर कैल्शियम होना, हमारे ब्लड में कैल्शियम होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से टेटनी यानी कि पेनफुल वायलेंट स्पैज़्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं वो ऑब्वियसली पर्सन को दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इसकी होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। देन हम नेक्स्ट ग्लैंड जो है उसको डिस्कस करते हैं।